वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं हूँ जगदीश सिंह सतनामी भाई। सब मानवता चैनल में जुड़े सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज के हमारे खास प्रोग्राम में हमारे साथ ब्रजेंद्र सिंह साहब, एक्स डीजीपी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत-बहुत स्वागत है ब्रजेंद्र सिंह साहब आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ राजेंद्र बंजारे साहब जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से, उनका भी हम बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ कुछ और भी मेहमान आज आने वाले थे, बहरहाल नेटवर्क या कोई इश्यू के कारण नहीं जुड़ पाए हैं। मैं आज की परिचर्चा का विषय मैं बताना चाहूँगा। आज की जो हमारे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो आरक्षण भागीदारी का मुद्दा है या गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम। ये हमारा क्वेश्चन है और हमारा सब्जेक्ट है, विषय है। इस पर हम आज हमारे जो मेहमान हैं उनसे हम बात करेंगे। और अभी छत्तीसगढ़ के अंदर में अभी एक अनुसूचित जाति आयोग के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय नंद कुमार साय जी, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। वो 32% आरक्षण को लेकर धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं रायपुर की राजधानी पे। तो मैं आज के इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हमारे मेहमान और आज के इस प्रोग्राम के प्रमुख वक्ता मैं ब्रजेंद्र सिंह साहब को आग्रह करूँगा कि आज का जो विषय है आरक्षण भागीदारी का मुद्दा या गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम, मैं इस पर फोकस डालते हुए उनकी प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा। ब्रजेंद्र सिंह साहब, स्वागत है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाया है और ऐसा मुद्दा कि गरीबों के ऊपर है। गरीबों में गरीबी आप देख रहे हैं 2009 के बाद कोरोना के बाद में गरीबी और ज्यादा बढ़ती जा रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। तो सब सरकारों को चिंता है, सब पार्टियों को चिंता है और बहस ये हो रही है जब जब से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मोहर लगा दी है, जस्टिफाई किया है 10% सवर्णों को आरक्षण, तो तब से लोग कंपटीशन कर रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं साहब हमने भी, सबसे पहले तो हम ही ने किया था। कांग्रेसी लोग कह रहे हैं 2006 में साहब हमने तो कमीशन बिठाया था और ये तो मोदी सरकार ने तो बड़ा टाइम लगा लिया, 2019 में बिल पास करा पाए। और 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 मायावती जी का कहना है कि 2000 आवाजें आ रही हैं जी, आवाज आ रही सर, बोले। नाना प्रकार की आवाजें आ रही। नहीं सर, आवाज तो नहीं आ रही। मेरे यहाँ से आवाज आ रही क्या? नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ तो मतलब ये है कि सभी लोग ये कह रहे हैं, मायावती जी ने भी कहा है कि हमने तो 2007 में खुद ही तो गरीबों के सवर्णों के लिए मांग की थी। और अब आपको ये पता होगा कि 2019 में जब भाजपा ने बिल पास किया तो थम्पिंग मेजोरिटी के साथ पास हुआ था। और खास बात यह है कि इसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के करीब 120 से 130 एमपी पार्लियामेंट में रहते हैं। उनमें जनरली किसी ने विरोध नहीं किया, सपोर्ट ही किया इसको। हाँ, एक मुस्लिम पार्लियामेंटेरियन थे ओवैसी साहब, उसने इसका विरोध किया था। एक बैकवर्ड क्लास के कोई बिहार के थे, उन्होंने विरोध किया था इसका। लेकिन जो आप जिन्हें दलित और जो पिछड़ों की बात करते हैं, वो लोग सबसे आगे थे आरक्षण सवर्णों को देने में। उनमें मायावती जी का तो ये कहना था कि हमने तो 2007 में सवर्णों को, गरीबों के लिए वकालत की थी। और समाजवादी पार्टी वाले तो ये कहते हैं कि साहब हमने तो अपना चुनाव का अभियान ही शुरू किया था इसी बात से कि सवर्णों को आरक्षण होना चाहिए। 2014 में जब चुनाव हुआ था तो उसमें सवर्णों के आयोग के गठन की मांग की थी हमने। तो मतलब ये कंपटीशन चल रहा है कि गरीबों के प्रति गरीबी की राजनीति हो रही है। और जो ये आरक्षण जो सामाजिक न्याय के लिए दिया गया था, जिसके पीछे भावना ये थी कि जिन लोगों को वंचित किया गया है धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर, जिन लोग, हाँ कुछ आवाजें आ रही हैं सब, तो जिन लोगों को वंचित किया गया है शिक्षा से, सत्ता से, संपत्ति से, हर तरीके से जिनको दरिद्र बनाया गया, जिनको मानव अधिकारों से वंचित किया गया, और उस ऐतिहासिक गलती को ठीक करने के लिए ये आरक्षण का प्राविधान उन लोगों के लिए किया गया था जिनके के हक को निश्चित रूप से ये माना गया था कि आजाद भारत में उनके हक को खाएंगे। लोग जो जो हिंदू की राजनीति की बात कर रहे हैं
उनको गरीबों के प्रति सामाजिक न्याय देंगे, इसकी संभावना इसलिए कम मानी जा रही थी कि हजारों साल से उन्होंने उनके मानव अधिकारों को धर्म के नाम पर छीना है। तो अब ये जब सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी इस पर, और तो अब ये बात आ रही है, बहुत बड़े बड़े वकील और जो सामाजिक न्याय के पुरुष, ये संविधान की आत्मा के खिलाफ है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट सर आपका आपकी आवाज ठीक, सामाजिक ने जो भावना थी, हाँ, तो जो भावना थी आरक्षण की, वो भावना थी कि जो वंचित SC ST माइनॉरिटी OBC के लोग, जिन लोगों को हमेशा से धर्म के नाम पर वंचित किया गया, जिन्हें गुलाम बनाया गया, जिन्हें अनटचेबल की कैटेगरी में रखा गया, या जिन्हें पशुओं के लेवल पर रखा गया, ये माना जा रहा था कि आजाद भारत में हिंदुत्व के नाम पर फिर जो कुछ दिया गया वो भी छीन लिया जाएगा। तो अब ये लोगों का ये कहना है, हमारे जो विचारशील लोग हैं, कि ये आत्मा का इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के नाम पर जो 10% आरक्षण दिया है, वो सवाल ये नहीं है कि आप गरीबों के हेल्प नहीं करना चाहते। असली बात यह है कि आरक्षण के पीछे सामाजिक न्याय का मुद्दा है। ये कोई गरीबी हटाओ कार्यक्रम नहीं है। तो इसको एक गरीबी हटाओ कार्यक्रम मान लिया गया। गरीबों की सबको चिंता लगी हुई है। तो ये एक मैं तो ये समझता हूँ कि जो राजनीतिक भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जिसमें कि इंसान को इंसान नहीं वोट बैंक माना जाता है, तो वो लोग जो लोग हमेशा से अत्याचार करते रहे हैं, ठगते रहे हैं, लोगों को गुलाम बनाते रहे हैं, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो समझ में आता है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग जो अपने को दलित राजनेता कहते हैं, OBC के राजनेता कहते हैं, वो लोग भी अपने इन गरीबों को वोट बैंक मान करके खाली गरीबों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। और जो मुख्य मुद्दा है सामाजिक न्याय का, भागीदारी का, वो मुद्दा खत्म कर दिया गया। एक चीज मैं और ये कहना चाहता हूँ कि 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, और जो लोग इससे परिचित हैं वो ये भी जानते हैं, कालेलकर की कमीशन की रिपोर्ट 1900 जवाहरलाल नेहरू के समय में आई थी। पहला चुनाव होने जा रहा था, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ये आवाज उठाई थी, बात की थी कि भाई ये OBC करीब 52% है, इनको सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है कि इनको अधिकार मिले, क्योंकि उनको 2-3% भी उनका रिप्रेजेंटेशन उस वक्त नहीं था, पार्लियामेंट में भी रिप्रेजेंटेशन नहीं था, सरकारी नौकरियों में भी नहीं था। तो इन मुद्दों पर बाबा साहब ने रिजाइन भी किया था। और एक मुद्दा उसमें यह भी था कि उस वक्त भी, जैसे आज सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला जस्टिफाइड माना है, 103 संविधान का जो अमेंडमेंट एक्ट है, जिसमें कि 10% को आरक्षण दिया गया है, तो उसको जब जस्टिफाई किया तो उस वक्त भी इसी तरह एक केस आया था। आपको याद होगा, तमिलनाडु का, सामाजिक न्याय के लिए तमिलनाडु स्टेट सबसे आगे रही है। और पेरियार के जैसे लीडर उस वक्त मौजूद थे। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में, शायद दोराई राजन चंपक्कम वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस था, उसमें भी ये कहा था कि आरक्षण कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है, आरक्षण कोई फंडामेंटल राइट नहीं। मगर उस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर भी थे, पेरियार जैसे लीडर थे। और पेरियार ने जब दहाड़ मारी थी एक, तो नेहरू जी का दिल उस वक्त बैठने लगा था, और नेहरू जी ने बाबा साहब अम्बेडकर से कहा था कि अब क्या किया जाए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने यही बताया था कि देखिए, ये जिस जज ने भी ये जजमेंट दिया है उस कानून को ठीक से नहीं समझता। होना तो ये चाहिए कि उनको रास्ता दिखाया जाए और संविधान में अमेंडमेंट किया जाए। तो आप पता होगा इसी मुद्दे को लेकर के किया गया है। तो अक्सर लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि साहब जुडिशरी में क्योंकि रिप्रेजेंटेशन नहीं है इन गरीब वर्गों का, तो वहां उनकी बात को, उनकी दुख दर्द को समझने वाला भी वहां ठीक से नहीं है। और जब ये बात आती है कि प्रीवी पर्स की, और जब बात आती है जमींदारी एक्ट वगैरह की, तो उनका, उन लोगों के जो संपत्ति वाले लोग हैं, उनका पूरा ध्यान रखा जाता है। लेकिन जब गरीबों के अधिकार की बात आती है तो ये भी नहीं ध्यान रखा जाता कि ये आरक्षण का मुद्दा
ये गरीब हटाओ कार्यक्रम नहीं है, ये सामाजिक न्याय का मुद्दा है। इसलिए जरूरत है कि जो हमारी 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 अशिक्षा और हमारी गरीबी का लोग फायदा उठा करके संविधान ने जो अधिकार हमें दिए हुए हैं, वो अधिकार हमारे आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे। ये आरक्षण का एक असर है कि एक मध्यम वर्ग पैदा हुआ, लोग पढ़ने लिखने में दिलचस्पी लेने लगे और एक सरकारी नौकरियों में कुछ प्रतिनिधित्व मिलने लगा। लेकिन इसी बीच में आपने देखा है कि सब प्राइवेटाइज हो रहा है। अब जब नौकरी बची नहीं है तो अब आरक्षण के लिए अभी पार्टियां संघर्ष कर रही हैं गरीबों के लिए। अब वो भी गरीबों के नाम पे ही कर रही है कि गरीबों के लिए हम आरक्षण दिलवाएंगे। अरे भैया, आरक्षण तो सब तो रेलवे को बेच के खा गए, पब्लिक सेक्टर को बेच के खा गए, सब तो पूंजीपतियों को, जो बैंक है वो वाकई लोन दे रहे हैं इसी काम के लिए कि पब्लिक अंडरटेकिंग को सबको अडानी और अंबानी लोग खरीद लें इसको। तो एक ये पूंजीवाद का, कॉरपोरेट का एक बड़ा हमला हो रहा है। एक ही तरीका है कि आम जनता को जगाया जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मुझे याद है, मैं 1990 में एक जिले में एसपी था और बलिया जिला था वो, और वो उसमें चंद्रशेखर जैसे लीडर थे जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बने। तो मैंने वहां देखा कि जब ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी और आरक्षण की बात चल रही थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इस बात को माना था, 27% आरक्षण दिया था। 10 साल लग गए थे उसको सोच विचार करते में। यानी ये मुद्दा सन 53 से चल रहा है सब, जब से ये जो कमीशन था, कालेलकर कमीशन, और सन 77 में कांग्रेस गई भी इसी वजह से थी। उन्होंने ये डिमांड की थी, तभी ये मंडल कमीशन बिठाया गया था। लेकिन वो सामाजिक न्याय के बजाय वो पूरा एक मामला बना दिया और मुसलमानों को इसका दंश झेलना पड़ रहा है आज। आज उनको बिल्कुल हाशिए पर भेजने के लिए लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। लेकिन असली कारण एससी एसटी जो वंचित तबके हैं, जो जो तथाकथित हिंदुत्व के शिकार हैं, ये उनको न्याय देने की बात है। अब मैंने वहां देखा कि वो पिछड़े लोग ही सबसे ज्यादा रेल की पटरियां उखाड़ रहे थे और ये प्रचार करा दिया गया था कि ये शेड्यूल कास्ट को अभी 25% मिल रहा था और ज्यादा देने जा रहे हैं। और आपने देखा होगा ये गुजरात में जो समस्या, गांधी जी के गुजरात में ये जो भयानक दंगे माइनॉरिटीज के, मुसलमानों के खिलाफ जो कत्लेआम हुआ, वो शुरू में सबसे पहले उसी मंडल कमीशन के खिलाफ आंदोलन गुजरात में शुरू हुआ था और दलितों पर हमले हुए थे। बाद में वो सांप्रदायिकता की तरफ मोड़ दिया गया। तो ये बड़ी गंभीर बीमारी है और ये बीमारी जब तक अब पिछड़े लोग कावड़ भरने चले जाएंगे, बाबरी मस्जिद पे चढ़ जाएंगे, तो फिर उनकी गरीबी की राजनीति होगी और क्या होगा। जरूरत है उनमें एक राजनीतिक चेतना जागृत करने की। आज जो लोग बड़े जोर शोर से गरीबों के आरक्षण के बचाने की बात कर रहे हैं राजनीति में, क्या वो ये नहीं जानते कि सब आरक्षण खत्म कर दिया गया पहले से। अब जहाँ कुछ नहीं है वहाँ कौन से आरक्षण की बात करने जा रहे हो यार, किसको बेवकूफ बना रहे हो आप। तो ये जरूरत है आज हमें, जो मैं कहता हूँ कि 2% ऐसे कार्यकर्ता, समर्पित जागरूक कार्यकर्ता हमें तैयार करने चाहिए, जो हमारे SC ST OBC के लोग जिनके अधिकारों को छीना जा रहा है उनको जागरूक करें। तो ये लोगों को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और एक जागरण अभियान चलाने चाहिए राष्ट्रव्यापी। ये बहुत बड़ा मुद्दा आपने उठाया है। इस पर मैं समझता हूँ कि आपके सामने बहुत काबिल लोग हैं, इस पर प्रकाश डालना चाहिए। हमको भी कुछ थोड़ा सा जागरूक जानकारी मिलेगी। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया विजेंद्र सिंह जी। आपके पास हम फिर से लौटेंगे। राजेंद्र बंजारे जी ड्यूटी जाने वाले हैं, मैं उनका भी प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। राजेंद्र बंजारे जी, अभी हमारे जो विजेंद्र सिंह साहब है, जो काफी अनुभव की बात उन्होंने कही है, तो इस परिप्रेक्ष्य में उनकी जो विचार को आप कैसा मानते हैं, और आप इस आरक्षण के संदर्भ में जो हमारा विषय है आज का, कि आरक्षण भागीदारी का मुद्दा है या गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम, इस विषय पर थोड़ा आपने प्रकाश डाले। राजेंद्र बंजारे जी, अपनी आवाज खोलें। बंजारे जी, अपनी आवाज म्यूट करें। जी सर जय भीम, जय सतनाम जी। सतनाम सर। आरक्षण जो है, मैं अपनी समझ के अनुसार से मुझे ऐसा है कि आरक्षण जो है अपनी जगह सुनिश्चित करने के लिए होती है। चाहे हर व्यक्ति की ये इच्छा रहती है कि मैं अपनी जगह सुनिश्चित कर लूं। जैसे कि हम अभी जानते हैं कि जैसे हमें एक जगह से दूसरे जगह जाना है, तो ट्रेन में अपनी सुरक्षित
करते हैं कि अपना सीट स्थान सुरक्षित रहे, बस में अपनी स्थान सुरक्षित रहे। अगर हम किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो डॉक्टर को दिखाने के लिए भी हमें अस्पताल में अपनी जगह सुरक्षित करते हैं, कहाँ जाना है, क्या जाना है। इस तरह से ये सब आरक्षण इसीलिए जरूरत पड़ती है। मुख्य जो अभी हमारी आरक्षण है कि भागीदारी की आरक्षण होती है। ये भागीदारी कैसे होती है? हमें जैसे कि ये जो आरक्षण के माध्यम से जो खास करके मैं इनको ये कह सकता हूं कि कुछ जानकार लोग जो है, जो पहले से शिक्षा प्राप्त किए, ज्ञान अर्जन कर लिए, जो अनभिज्ञ है, अनजान लोगों का शोषण किया उसने। अब शोषण इस तरह से किए हैं सर कि उनका शोषण जो है उनकी मूलभूत समस्या से भी वंचित रह गए। मूलभूत समस्या कहने का मतलब यह है कि रोटी, कपड़ा और मकान, जिस मूवमेंट को लेकर के गुरु बाबा घासीदास जी ने एक बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया था, और वो कहते थे रोटी, कपड़ा और मकान यही है सतलोक के समान। ऐसा ही एक मूवमेंट को चलाए थे। तो जो जानकार लोग थे, जो ज्ञानी लोग जिसको कहते हैं, अपने फायदे के लिए लोगों का शोषण किया। अब वो शोषण में क्या होता है, अलग अलग तरह से शोषण किया उसको, कि जैसे कि कुछ लोग जैसे वो शारीरिक शोषण किए, मानसिक शोषण किए। शारीरिक शोषण करने का मतलब है एक तरह से गुलाम बना के रखते थे, अपने घरों पे काम कराते थे, जहां भी रहते थे इस तरह से काम कराते थे। कि मुख्य मुद्दा ये है सर कि हमें जो है बांटने का काम किया, और वो बांटने का काम जो होता है वो हमारे मुख्य रूप से ये वर्ण के रूप में बांटे। पहले तो वर्ण के रूप में बांटे, जिसको हम 4 वर्ण के नाम से जानते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और शूद्रों में भी कैटेगरी बना दिए गए हैं: पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक के नाम से। ये एक तरह से हम लोगों को, जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, शूद्रों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, पर इनकी व्यवस्था के तहत जो ज्ञानी जो होते थे, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे, वो एक तरह से वो अपने आप को सुपीरियर कहते हैं। सुपीरियर मतलब वो ब्राह्मण जो होता है वो सब दुनिया को चलाने का काम करता है। उसके बाद दूसरी पायदान में आता है क्षत्रिय। क्षत्रिय अपनी भागीदारी मतलब राज सत्ता प्राप्त करने का काम करते रहे। जहां भी देखेंगे, जमीन देख लो, और बहुत सारे भागीदारी में, सेना में भर्ती इन्हीं लोग होते रहे। बाकी जो समाज के लोगों को भागीदारी नहीं प्राप्त हुआ। इसी तरह से हमारे जो ये वैश्य हैं, जो बिजनेस करते थे, व्यापारी जिसको बोलते हैं, वो पूरी 100% भागीदारी रहा। शूद्र जो होते हैं, ये शूद्रों को एक सेवक के रूप में माना, एक दूसरे का सेवक के रूप में माना। सेवक कैसे? जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको उसको कमा करके देना। जैसे हम लोग जानते हैं तेली एक समाज के होते हैं, तो ये तेली समाज उसे तेल निकाल के देते थे। कुछ समाज के लोग ऐसे हैं कि खेती किसानी काम करके देते थे। उसी के आधार पे उनको जाति बनाने का काम किया। तेल निकालते तेली हो गया। क्षत्रिय जो कुर्मी जो लोग खेती किसानी करते हैं तो कुर्मी नाम हो गया। मछली पालन करते थे तो डीमर और केवट हो गए। यादव दूध निकालते थे, गाय चराते थे। इस तरह से उनकी व्यवस्था इन लोगों ने बना के रखा। और इन लोगों को बना कर रखने के बाद उनको जो है मूलभूत जो समस्या थी, उनकी मूलभूत समस्या है सामाजिक और शैक्षणिक, ये पिछड़ेपन का जो आधार था उसको हम सबको दूर रखने का काम किया। ये सामाजिक और शैक्षणिक जो होता है, जिसका शिक्षा पे सबसे ज्यादा अधिकार होता है, ज्ञान पे अधिकार होता है, वो ही सबसे ज्यादा वो
अपना भला कर सकता है, समाज का भला कर सकता है, देश का भला कर सकता है। तो हम सबको ये बांटने का काम किया है। तो इस तरह से हमारे लोग, जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो इतना संघर्ष करके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिराव फूले और बहुत सारे संतों, गुरुओं, महात्माओं ने इन सब दशा दिशाओं को देख करके उनके दिल में चोट पहुंची। इतना दिल चोटे, हम इसको कैसे, उसको उनकी जो पिछड़ापन को दूर कैसे करें, इस बातों को उन्होंने देखा। तो ये मुख्य जो पॉइंट है, प्रतिनिधि, वास्तविक में देखा जाए एक प्रतिनिधि का अधिकार बनाया, ये आर्थिक अधिकार नहीं बनाया। आदिवासी जो रहते हैं, जंगल में रहते हैं, दुनिया के सभी चीजों से वांछित रह जाते हैं। वो जंगलों में अपनी उसी तरह से जैसे शिक्षा की से वांछित हो जाते हैं, बाकी जो हमें जो संसाधन मिलते हैं उनसे भी हो जाते हैं, अंधेरे में रहते हैं, जो कुछ भी है वहां पर अपने जंगल की जो भी मिलता है, फल फूल जो भी है, उसी से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। और दूसरे बात, अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनको तो सब कुछ संपन्न थे, वो अपनी हक अधिकार के लिए इन लोगों से संघर्ष करते थे, बोलते थे हमारे भी अधिकार है, हमें भी है। जैसे मुख्य बातें ये है कि मूलभूत समस्या है पानी। अब पानी नहीं मिलता था उनको, तो पानी बोले हमें भी पानी पीने का हक अधिकार दिया जाए। वो जो है तालाब, नदी, नाले के पानी जिसमें गाय भैंस पशुओं को वहां पे धोया जाता था, उस पानी को पीने के लिए मजबूर होते थे। इसी तरह से भोजन के लिए भी, खाने के लिए भी दर दर ठोकर खाटने पड़ते थे। सर, इस तरह से हमारे लोग जो होते हैं, सामाजिक स्थिति बद से बदतर थी। शैक्षणिक स्थिति के बारे में तो हम सोच ही नहीं सकते थे, पढ़ने लिखने का अधिकार हमें था ही नहीं। ये पढ़ने लिखने का अधिकार, इन लोग एक व्यवस्था बनाए थे, अपने लोगों को गुरुकुल में पढ़ाते थे, हमारे लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं देते थे। तो ये सब चीज को देख करके संतों, गुरुओं और महापुरुषों ने, जैसे छत्रपति साहू जी महाराज ने, ये कुर्मी समाज के रहते हुए अपने राज्य में भी अपमानित, राजा होकर के भी अपमानित होना पड़ा, ब्राह्मणों से अपमानित होना पड़ा। वो नदी में जाते हैं तो उनके पंडित बुलाते हैं, वो गलत मंत्र का उच्चारण कर देते हैं। किचन में जाते हैं, रसोई घर में, तो पंडित उसको पानी के लिए भी नसीब, पानी के लिए दूर करता है और गौमूत्र से शुद्धिकरण करते हैं। तो इन्हीं बहुत सारे बातों को देख करके छत्रपति साहू जी महाराज ने, उनके दिल में एक पीड़न पैदा हुआ, मैं कैसे दूर करूं, मेरे साथ भी इस तरह से घटना घट सकती है। तो जो बाकी जो आम लोग हैं, जो मूलभूत सुविधाएं से वंचित है, कुछ भी नहीं है, वो तो और ज्यादा प्रताड़ित होते होंगे। ऐसा सोच करके अपने राज्य में वो आरक्षण चालू किया। वो आरक्षण इसलिए चालू किया, सर सुन रहे हैं सर? जी जी बिल्कुल, बोले आप जी। हाँ, तो इस तरह से आरक्षण शुरुआत किया। और सबसे पहले आरक्षण छत्रपति साहू जी महाराज ने 1902 में शुरुआत किया था, जो मूलभूत अपनी मंत्रिमंडल में व्यवस्था के तहत, खास करके उसमें ओबीसी के लोग ज्यादा थे, क्योंकि ओबीसी के लोग जो है ज्यादा भागीदारी था, बाकी लोगों के अनुसूचित जाति, जनजाति की भागीदारी नहीं के बराबर थे। तो वो उनकी स्थिति को देख करके उसको आरक्षण व्यवस्था की थी। उस आरक्षण व्यवस्था में तो उनके मंत्रिमंडल ने पूरा इस्तीफा दे दिया था। 50% आरक्षण उसने अपने मंत्रिमंडल में किया था। तो जो 50% लोग जो है वो इस्तीफा दे दिए, भाई हम इनके साथ काम नहीं करेंगे। तो छत्रपति महाराज जी ने पूछा, आप लोग इस्तीफा क्यों दिए? उसने बताया, ये तो बहुत कमजोर तबके के लिए, न बुद्धि नहीं है, न दिमाग नहीं है, कुछ नहीं है, हम इनके साथ काम नहीं कर सकते, आपकी राज सत्ता जो है तहस नहस हो जाएगी। तो छत्रपति साहू जी महाराज ने उनको बताया कि ठीक है, हम कल आपको इसके
बारे में एक चर्चा करते हैं, परिचर्चा करते हैं, एक आम सभा के रूप में या मंत्रिमंडल की एक आम बताया गया कि मंत्रिमंडल में हम लोग इसको बात रखते हैं। तो उसपे पहले तो ये रखा गया कि घोड़े की दाने, जिसको हम चना वो खाते हैं घोड़े, उनको एक जगह इकट्ठा करके रख दिया और उसके पास 15 घोड़े थे, तो 15 घोड़े को छोड़ दिया गया एक साथ, और वो 15 घोड़े जो है उस चने की दाने को खाने के लिए टूट पड़े। तो उसके बाद उसने बोला, देखो कितने लोग कितने घोड़े खा रहे हैं। तो उनके मंत्रिमंडल के सिपाही और इन लोग बोलने लगे, सर ये 4-5 ही घोड़े खा रहे हैं, और बाकी घोड़े? तो उसने बोले ये नहीं खा पा रहे हैं। तो क्यों नहीं खा पा रहे हैं? उनको ऐसे बताया क्यों नहीं खा पा रही है। तो इसने बताया इसकी ये बीमार है, एक घोड़े का पैर टूट गया है, ये ऐसे हो गए हैं, ये जाते हुए इसके आंख नहीं दिख रही, या जैसे कमजोर, ऐसे तरह से बहुत सारे 10 घोड़ों का गिनती किया उसने कि ये नहीं खा पा रहे हैं, मजबूर हो गए। उसके बाद उसने बोला कि इस घोड़े को सबको अपने अपने जगह पे बांध दिया, और बांध करके उनके हिस्सेदारी दिया, टुकने में एक अलग अलग हिस्सेदारी दिया। अब उसको पूछा गया, अभी कितने घोड़े दाना खा रहे हैं? तो उसने बोला, अभी सभी घोड़े खा रहे हैं सर। तो महाराज जी बोले, यही चीज तो मैंने भी किया है, कि जो भागीदारी नहीं थे, राजसत्ता में अज्ञान थे, उनके साथ ज्यादती होता था, उनको मैं भागीदारी देने का काम किया हूं। तो उसने बताया कि ये घोड़े जो है अगर खाएंगे तो हमारे सेना में काम आएगा, लड़ने के लिए काम आएगा, ये स्वस्थ हो जाएंगे, तो इसके पैर ठीक हो जाएंगे, ये बीमार वो ठीक हो जाएंगे। तो इस तरह से उसने सबसे पहले 1902 में आरक्षण की व्यवस्था किया। ये भागीदारी का है, प्रतिनिधित्व का है। तो ये डॉक्टर बाबा साहब ने अथक संघर्ष किया कि उसको पढ़ने का अधिकार नहीं मिला, कहीं भी जाते थे तो उसको भेदभाव होते थे, खाने पीने पानी तक में भी नसीब नहीं हुआ। तो वो भी सोचने लगे, जब वो बैरिस्टर बनकर के भी आया तो भी उसको उनके साथ पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अपमानित महसूस करना पड़ा। तब एक मौका डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान में एक लिखने का, संविधान बनाने का मौका मिला। तो वो ये दर्द को समझा और समझ करके एक प्रतिनिधि बनाया कि कौन कौन से लोग कहां कहां किस रूप में वांछित हैं। तो अनुसूचित जाति के लोग, जिसको हम एसटी कहते हैं, उनकी स्थिति देखे गए तो जाति से थे, सबसे ज्यादा जाति से प्रताड़ित थे। और अनुसूचित जनजाति के लोग, जिसको हम एसटी कहते हैं, वो जंगल में रहते हैं, बाकी लोगों के जो साथ है हिस्सेदारी नहीं रहता है, वो जंगल में ही अपना जीवन यापन करते हैं। ओबीसी के लोग हैं, एक गुलाम की तरह जिंदगी जीते हैं उन लोग, जो बोलते हैं वही काम करते हैं। तो सर इस तरह से ये लोग जो है अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करते हुए उनको एक भागीदारी दिया। एससी को, एसटी को, ओबीसी को, अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक क्या होता है? धार्मिक नाम पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिसकी जहां जनसंख्या ज्यादा होती है उनका शोषण करते थे। जैसे कि हम लोग अनुसूचित जाति लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं था, और कहीं पूजा पाठ करने पे टैक्स लगा दिए जाते थे। इस तरह से अपमानित महसूस होता था। तो इस भागीदारी को डॉक्टर बाबा साहब ने हम सबको हक अधिकार दिया। ये प्रतिनिधित्व का मामला है, जनसंख्या के आधार पर उसके मिलनी चाहिए, जनसंख्या के आधार पर, क्योंकि ये तो सभी लोग जो है अपर कास्ट के लोग जो है अपने भागीदारी सुनिश्चित कर रखे हैं, और बाकी लोगों को तो मिलना मुश्किल हो गया है। तो इसलिए कहते हैं सरकारी जितने सार्वजनिक क्षेत्र में है उनके धार्मिक, भाषा पर भी उनकी जो भागीदारी नहीं होती थी। भाषा ये तमिलनाडु बोलते हैं तो उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये भारत की व्यवस्था जो है, ये एक जातिगत जो व्यवस्था है, ये एक विरासत में मिला। भारतीय समाज में सम्मान और समान अवसर नहीं दिया गया, इसलिए राष्ट्र निर्माण में हमारी हिस्सेदारी कम हो जाती है। जब ये भेदभाव जाति को देख करके, जैसे कि आज हमें मिलता है कि राजस्थान में ही हमें कुछ दिन पहले जानकारी मिला कि एक दूल्हे ने घोड़ी पे जा रहे थे,
तो घोड़ी से उतार दिए गए, तुम अमुक जाति के हो इसलिए घोड़ी पे सवार नहीं कर सकते। कहीं कहीं पे और देखे हैं कि मूछ रख लिए थे तो मूछ को मुड़वाने के लिए मजबूर कर दिया गया। कहीं पे अच्छे कपड़े पहन के चले जाते हैं, उनको देख के उनके साथ जुल्म ज्यादती होता है। ये हमारा इस तरह से होता है। तो बहुत सारे संतों गुरुओं ने, जैसे महात्मा बुद्ध ने और कबीरदास जी ने और सिखों के गुरुओं ने, जितने जो है हम लोग को एक मिशन के तहत एक कार्यक्रम किया। मिशन के तहत गुरु घासीदास जी का है, और इवन वर्तमान समय में डॉक्टर बाबा साहब के बाद एक भागीदारी का जो काम किया है मान्यवर काशीराम साहब ने, जो हमको ला करके अपनी जो गुलामी की जिंदगी को एहसास कराने का काम किया। तो हम सब गुलामी में किस तरह से जी रहे हैं और मजबूर हो गए हैं, और उसी को जीवन ही अपना समझते थे कि हम गुलामी हमारे जीवन है, हमारा कोई हक अधिकार नहीं। तो काशीराम साहब ये बोलते हैं कि उसको गुलामी को गुलामी है, उनको एहसास करा दो कि तुम गुलाम हो, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। सर, और मैं इतना करके विराम देता हूँ, समय मिले तो और कहते हैं सर, है ना। जी जी, बहुत शुक्रिया राजेंद्र बंजारे साहब, आपने बहुत अच्छी विस्तार से आज के इस कार्यक्रम में इस मुद्दे पर अपनी बात रखने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया। विजेंद्र सिंह जी के पास मैं फिर से जाना चाहूंगा। हमारा जो आज का महत्वपूर्ण समय है और बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर बातें हो रही है। अभी राजेंद्र बंजारे जी ने काफी विस्तार से अपनी बातें रखने की कोशिश की है। मैं विजेंद्र सिंह साहब के फिर दोबारा चाहूंगा कि आज के इस विषय पर दोबारा अपनी बात रखें, क्योंकि आज देश के अंदर में जिस ढंग से मान्यवर काशीराम साहब ने जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी कह करके उन्होंने जो एक भागीदारी का एक प्रतिनिधित्व की बात कही थी, जिसको लेकर के आज ये हाय तौबा मचाते हैं आरक्षण को लेकर के। और आपने देखा होगा कि बीपी सिंह जो मंडल कमीशन लागू किए थे, उस समय देश के लोगों ने कितना विद्रोह किया था। मैं दोबारा फिर से चाहूंगा विजेंद्र सिंह साहब से कि इस पर ज्वलंत मुद्दे पर, भारत की ज्वलंत मुद्दे पर अपनी बात रखें। देखिए साहब, वाकई में बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, और बंजारा साहब ने उस दुख दर्द को बयान किया है। उनकी पीड़ा झलकती है कि ये किस तरीके से हमारे समाज को 90% देश की किसान और मजदूर जनता को मुट्ठी भर लोगों ने बेवकूफ बनाया है, वो भी धर्म और ईश्वर के नाम पर। उसको चाहे वो वर्णाश्रम धर्म कहते हो, चाहे हिंदुत्व कहते हो, चाहे नाम अलग अलग। आपने देखा होगा गुलामी तो अफ्रीका में भी, अमेरिका में भी थी, गुलामी अरब में भी थी, लेकिन वहां के गुलाम अनटचेबल नहीं माने जाते थे। यहाँ के 25% SC ST के लोग अनटचेबल की कैटेगरी में आते हैं, और ईश्वर के बनाए हुए। किसी बाइबल में और कुरान में अनटचेबल नहीं गुलाम को बनाया गया। ये एक ऐसा धर्म है। और एक चीज हमको ये जान लेनी चाहिए कि ये जो 90% देश की जनता है, वो उसमें 2 वर्ग हैं, एक किसान और एक मजदूर। मेहनत कश जनता है ये, मेहनत करने वाली जनता। अब उसको कैटेगरी में संवैधानिक रूप से बांट दिया गया है, SC ST, माइनॉरिटी, OBC, लेकिन वो मूल रूप से किसान और मजदूर हैं। और किसानों को, जैसा कि मंडल कमीशन की जब रिपोर्ट आई तो पता ये चला कि मजदूर जो है इस देश का, जिन्हें मूल रूप से अनटचेबल है उसमें अधिकतर, वो करीब 3300 जातियों में बटे हुए हैं। उनके रोटी बेटी के संबंध नहीं है आपस से, वो सीढ़ी नुमा समाज में है, और भगवान के और धर्म और शास्त्रों के नाम पे बांटे हुए हैं। और गरीब आदमी तो और भी ज्यादा धार्मिक होता है, तो विद्रोह की कल्पना भी नहीं कर सकता था। किसान 3700 जातियों में बटे हुए हैं, किसान कम्युनिटीज, जिन्हें आप OBC कहते हैं, जिन्हें मंडल कमीशन बताता है कि 52% है। और इन 52% की हालत थी कि इससे पहले जो कमीशन बिठाया गया था, कालेलकर कमीशन, उस वक्त 2-3% आदमी भी रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट तक में नहीं था, संविधान सभा तक में नहीं था बैकवर्ड क्लास का रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो जातियों में बांटा है, बांटने का मतलब असली, क्योंकि वो धर्म के नाम पे बांटा है, तो गरीब आदमी सोचता है, भाई वो कहते हैं कि आप तो भगवान से भी बड़े हैं क्या, आप कैसे, मतलब नास्तिक है आप, आदमी डर जाता है। तो सबसे बड़ा गुलामी का मगर कारण है कि शिक्षा से वंचित किया गया। और ये शिक्षा
शिक्षा से वंचित होने के कारण जैसा चाहो वैसा पढ़ाओ, इतिहास आपको लिखना है। जिन लोगों ने सर्वनाश किया वही इतिहास लिख रहे हैं, वही उल्टा इतिहास पढ़ा रहे हैं, उल्टी खोपड़ी कर रखी है सीधी को। तो आप जो सच्चाई है वो नहीं बताते। हमारे बामसेप में भी ये बताया जाता है, आपने बंजारा साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि रिजर्वेशन दिया सबसे पहले साहू जी महाराज ने 1902 में शायद दिया। आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो शिक्षा दी है ईसाई मिशनरियों ने शुरू किया है काम। और ये 1811 में जब चार्टर एक्ट पास हुआ तो ये सवाल उठा कि भाई अब कंपनी राज कर रही है, अब खाली व्यापारी कंपनी नहीं है। तो उस वक्त पहली बार कंपनी को पढ़ाई लिखाई के लिए बजट निकालना पड़ा, और जो गरीब वर्ग के लोग थे उनके पढ़ाने के लिए ईसाई मिशनरी तैयार हुए। वो तो उनके लिए एक सेवा कार्य होता है। तो फर्स्ट टाइम शिक्षा शुरू हुई है गरीब वर्ग के, और ये महारों में जिनमें बाबा साहब अम्बेडकर हुए सबसे ज्यादा ईसाई हुए थे। और शेड्यूल कास्ट के लोग उस वक्त मास कन्वर्सन होना शुरू हो गया था। तो आपको ये और पता होना चाहिए, मैं ये बताना चाहता था, मुझे याद आ गया इसमें, कि सबसे पहले जो रिजर्वेशन दिया गया है वो उन लोगों को दिया है जो शेड्यूल कास्ट से कन्वर्ट होकर के ईसाई हो गए थे। उनको इंडियन क्रिश्चियन कहते थे, नेटिव इंडियन कहते थे उन्हें, नेटिव क्रिश्चियन। और ये बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म से करीब 10 साल पहले दिया है उन्होंने। और रेलवे डिपार्टमेंट में हर दूसरा आदमी ईसाई होता था, और वो ईसाई कौन थे? वो ये शेड्यूल कास्ट के कन्वर्ट लोग थे। तो ये रिजर्वेशन वहां उन लोगों ने कभी भी एक न्याय की भावना रही होगी, तो वो जात पात जानते भी नहीं थे। वो इतने गिरे हुए भी नहीं थे कि किसान मजदूरों को हजारों जातियों में बांटे और इस तरह से बांट दें और उनको पढ़ने लिखने न दें। तो नतीजा ये हुआ कि जब मंडल कमीशन आया तो मैंने देखा है जिले में कि बैकवर्ड क्लास वाले रेल की पटरी उखाड़ रहे हैं और वो भी किस जिले में? जहाँ के चंद्रशेखर जो प्रधानमंत्री थे, समाजवादी थे, उस जिले की बात है ये। उसमें मैं एसपी था उस वक्त, और बाकायदा जो कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त, तो वो जो रामशिलाएं पुलिस के प्रोटेक्शन में भेजी जा रही थी अयोध्या। तो ये एक षड्यंत्र चल रहा है। षड्यंत्र क्यों चल रहा है? मंडल कमीशन एक मुसीबत हो गया। उन्होंने कहा ये यार जागृत अगर बैकवर्ड क्लास वाले हो गए तो शेड्यूल कास्ट को तो दबा लेंगे हम, इनके बाद धनदर्ती कुछ नहीं है, बैकवर्ड क्लास को दबाना बड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने फिर इसको कम्युनलिज्म की तरफ मोड़ा और गुजरात में ये सिर्फ सांप्रदायिक भयानक दंगे कराए। फिर आप ये बताइए, थोड़ा सा समय लग रहा है याद आ रहा है तो मैं कह रहा हूँ कि 84 में सिखों का कत्लेआम कराया, खालिस्तान का नारा लगाया सबसे पहले। लग रहा था जैसे कोई समस्या ही नहीं है देश की खालिस्तान के अलावा, और सिखों को टारगेट बनाया सिर्फ इसलिए कि गुरु नानक का धर्म सिखी जातिवाद को बिल्कुल नहीं मानती, और उन्होंने संत रैदास, संत कबीर जैसे आदमियों को उतना ही सम्मान दिया है अपनी गुरबाणी में जितना कि गुरु नानक जी की वाणी अगर 950 है तो कबीर की 550 वाणियां गुरु ग्रंथ साहब में है। तो वो कारण दूसरा था कि वो एंटी कास्ट था, इसलिए उनको। तो अब इसने आपने देखा होगा 2 साल के अंदर, 1984 की बात है, कत्लेआम दिल्ली की सड़कों पे हुआ था। मेघराज जी को तो और ज्यादा उस दर्द का पता होगा, इतना हमको नहीं है। हमने तो एज पुलिस के एसपी के रूप में हमने देखा कि किस तरह से वहाँ गुरुद्वारे जलाए जा रहे थे, लोगों को कत्लेआम हो रहा था। जिस जिले में एसपी था, बड़े फक्र के साथ मैं कहता हूँ कि गुरुद्वारे तो जले लेकिन आदमी कोई नहीं मारा गया। मगर 2 साल के अंदर बाबरी मस्जिद का ताला खोल दिया गया। कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं चल रहा था, ताला खोल दिया गया और राम सीरियल दिखाया गया। और राम सीरियल में यह हालत थी, उस वक्त टेलीफोन उठाते थे तो मिला के देते थे एक्सचेंज वाले, तो वहां से खबर आती थी कि साहब अभी राम सीरियल चल रहा है, राम तो अभी नहीं मिल पाएगा। ये एक उत्तेजना फैलाई हुई थी। और उसी जमाने में यूपी के बारे में ये समय नहीं है, इसका एक अलग से मैं चाहता हूँ कि आप सामाजिक न्याय पे एक अलग से कराएं आप कॉन्फ्रेंस, तो ये बातें सामने आनी चाहिए कि फिर गुजरात में किस तरह कत्लेआम मुसलमानों को किया गया। बात थी न्याय देने की दल पिछड़ों को, और कत्लेआम किया जा रहा है मुसलमानों का।
और हिंदू मुस्लिम का नारा लगाया जा रहा है। और हमारा आदमी गरीब बेचारा इतना अशिक्षित है कि जब उसको आपको दिया जा रहा है उसको आरक्षण, तो वही रेल की पटरी उखाड़ रहा है और बाबरी मस्जिद पे चढ़ गया और कावड़ भरने पहुंच गया वो लेकिन उसे अपनी दुर्गति का पता नहीं है कि अपने न सम्मान, न शिक्षा, न रोजगार, न स्वास्थ्य की सेवाएं। तो ये देखिए आपने जो बहुत बड़ा बड़ा मुद्दा उठाया है कि ये गरीबी हटाओ कार्यक्रम नहीं है आरक्षण जी, जो ये बता रहे हैं कि 10% इनको दिया जाएगा, ये मुद्दा ही अलग है बिल्कुल। वो मुद्दा गरीबी हटाओ का नहीं है, वो मुद्दा है सामाजिक न्याय, भागीदारी देने का। और भागीदारी ऑलरेडी सवर्णों की 90% है, अब बाकी 10% आप देना चाह रहे हैं, वो भी 8 लाख का टारगेट आपने इनकम का बनाया है। इतना कौन मान लेगा आजकल गरीबों को रोटी खाने को नहीं है, 8 लाख वाले को गरीब मान रहे हैं आप, क्योंकि जो बची हुई नौकरी थोड़ी बहुत रह गई है वो आप उनको दे देंगे। दूसरी, आपने सब प्राइवेटाइज कर दिया, रोजी रोटी, हमारा आदमी तो बेचारा बिजनेस जानता नहीं और कुछ जानता नहीं। कुछ लोग नौकरी में आने से शिक्षा के प्रति जागरूक भी हो रहे थे, वो भी एक उस भावना को भी खत्म किया जा रहा है। एक इतना भयानक षड्यंत्र चल रहा है कि अगर पढ़ा लिखा वर्ग सामने नहीं आता और लोगों को जागरूक नहीं करता और इस बात को नहीं बताता कि उनको जब हजारों जातियों में बांटा किसान और मजदूरों को, तो फिर वो कैसे बिना एक हुए अपने संघर्ष को कर सकते हैं। एक लास्ट में एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, मुजफ्फरनगर हमारे यहाँ बहुत बड़ा जाटों का अड्डा है और मुसलमान भी बहुत है। मुझे लगता है कि वो आधे मुसलमान हैं, आधे वही जाट मुसलमान हो गए, तो हम जाट और मुसलमानों के डोमिनेंस है। तो वहाँ चौधरी चरण सिंह साहब की राजनीति थी उत्तर प्रदेश में और बड़ा दबदबा था और वो समाजवादी थे। मैं उस वक्त अभी अमेरिका में था जब ये किसानों का आंदोलन चल रहा था, तो पता चला कि मुजफ्फरनगर एक में रैली हुई है और रैली में मुसलमानों को काट दिया था दंगे करा करके जाटों से। वो जाट फिर मुसलमान मिल गए जाटों से। तो हमने देखा कि 18 महीने से किसानों का आंदोलन चल रहा था, कोई सुनने वाला नहीं था। एक रैली के बाद तीनों कानून वापस लिए गए, क्योंकि जो जितना भी ये तराई का बेल्ट है उसमें पंजाब के सिख बहुत हैं, बड़े बड़े फार्म हैं, और उन्हीं को आतंकित करने के लिए वो एक मंत्री जी ने अपने बेटे से गाड़ी वाड़ी चढ़वा दी थी। तो ये बड़ा सीरियस मामला है, इसका कोई अंत नहीं है बात का। खास बात यह है कि हमारे पढ़े लिखे वर्ग की ये जिम्मेदारी है कि कम से कम 2% जागरूक लोग तैयार करें, एजुकेट करें उन्हें, जो दूसरे लोगों को समझाएं, और कम से कम 10% 20% लोगों को जगा दें। जिस दिन हमारे 10-20% लोग जग गए, ये प्रशांत महासागर में कूद पड़ेंगे, भाग जाएंगे हिंद महासागर में। ये इनमें चरित्र की कोई दम नहीं है, ये जालिम है, ये हक छीनने वाले हैं, ये ठग लोग हैं, और ये लोकतंत्र का बहाना बना करके आज गरीबों की सबसे बड़े लग रहा है फिक्र कर रहे हैं। दुख हमें सिर्फ ये होता है कि समाजवादी पार्टी भी अपना चुनावी अभियान बता रही है कि हम सबसे पहले सवर्णों के लिए कमीशन बिठाएंगे गरीबों के लिए। मायावती भी 2007 में कह रही है कि मैं गरीबों के लिए आरक्षण दिलवाऊंगी। तो हमारे उत्तर प्रदेश में यही 2 ही पार्टियां हैं जो SC ST को रिप्रेजेंट करती हैं, वो सबसे ज्यादा उनके वो भक्त बने हुए हैं, और 120 MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं। जब सवर्णों का आंदोलन हुआ, इस बात को कोई उठाने वाला नहीं था। एक ओवैसी साहब ने उठाया, एक बैकवर्ड क्लास के ने उठाया, लेकिन वो SC ST के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हैं, जो कि वोट भी लेते हैं, नोट भी लेते हैं, आप खुद पता लगाइए कितने थे जो उन्होंने इसका विरोध किया। तो इसलिए आपने बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा आज उठाया है, बहुत कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, और इसके लिए आप अगली मीटिंग कराइए सामाजिक न्याय पे, और जरा बहस लंबी कराइए 2-3 दिन की। धन्यवाद आपको। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विजेंद्र सिंह साहब। पूजा कमल जी हमें सुन पा रही हैं, तो आप भी लास्ट कमेंट के रूप में अपनी बातें रख सकते हैं। पूजा कमल जी, हेलो। मैं आज के इस कार्यक्रम को पूजा कमल जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, समय हमारा हो चुका है। मैं हमारे साथ जुड़े राजेंद्र बंजारे साहब का और हमारे आज खास प्रोग्राम के जो स्पीकर रहे हैं विजेंद्र सिंह साहब का, उसका स्पेशल धन्यवाद करता हूं, और आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति आप सबसे चाहता हूं। आने वाले समय में फिर से हम आपके पास ज्वलंत मुद्दे को लेकर, जैसा कि सोशल संदर्भ में बात रखने की बात आ रही है, सोशल जस्टिस के ऊपर में, तो इस पर हम फिर से मिलेंगे आप सब लोगों के साथ में। तो मैं आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करता हूं, और इस कार्यक्रम को देख रहे सभी दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि हमारे इस महत्वपूर्ण ज्वलंत मुद्दे पर
हो रही परिचर्चा पर आप अपनी लाइक, प्रतिक्रिया और कमेंट हमें दें और वॉइस ऑफ मानवता चैनल से जुड़े रहें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार, सतनाम। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। शुक्रिया।